हाय एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद एंड आज इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं महाराष्ट्र सेट एग्जाम के पेपर 2 कंप्यूटर साइंस का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड टॉपिक, जिसका नाम है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। ये टॉपिक हर साल एग्जाम में पूछा जाता है एंड जनरली इस टॉपिक से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं। इस वीडियो में पहले मैं आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगी, उसके बाद एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की मदद से ही मैं आपको बताऊंगी कि कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं एंड कैसे स्मार्ट ट्रिक्स के साथ हम उनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जरूर इस वीडियो को देखिएगा। इसके बाद मैं आपको गारंटी देती हूँ कि एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो 1 मिनट से भी कम समय में आप इसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो क्वेश्चन पे जाने से पहले स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये भी बता दूं कि महाराष्ट्र सेट एग्जाम पेपर 2 कंप्यूटर साइंस की तैयारी के लिए हमने कंप्लीट कोर्स लॉन्च किया है। इस कंप्लीट कोर्स में हम आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स, फुल सिलेबस नोट्स, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें से कि एज इट इज क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम आपको प्रोवाइड कराते हैं विद सॉल्यूशन, जिससे कि आपको एक आइडिया हो जाता है कि किस तरह के क्वेश्चंस जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन करने के लिए स्क्रीन पर ये जो 2 नंबर्स नजर आ रहे हैं, किसी भी एक नंबर पर आप व्हाट्सएप की मदद से कांटेक्ट कर सकते हो। एंड सबसे खास बात इसकी ये है कि अगर आप ये कंप्लीट पेपर 2 का सब्सक्रिप्शन लेते हो, इसके साथ आपको कंप्लीट पेपर 1 हम फ्री प्रोवाइड कराते हैं। एंड ये कंप्लीट कोर्स की वैलिडिटी रहेगी 1 ईयर। इसके लिए आपको सिर्फ एक ही बार फीस पे करनी है, वो भी सिर्फ 10,000 रुपीज। एंड स्टूडेंट्स, अगर आप चाहो तो आप इंस्टॉलमेंट्स में भी ये फीस पे कर सकते हो। इसी के साथ अगर आप लोग फीस पे करने से पहले डेमो सेशंस देखना चाहते हो, तो उसके लिए आपको ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड करना होगा। बिल्कुल फ्री में इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देन मोबाइल नंबर से लॉगिन करके जाना होगा स्टोर सेक्शन पे। स्टोर सेक्शन पे जाने के बाद सर्च बार में जाकर के आप लिखोगे एमएच सेट पेपर 2। यहाँ पे आपके सामने पेपर 2 कंप्यूटर साइंस दिख जाएगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हो, इस कंप्लीट कोर्स का ओवरव्यू सामने आ जाएगा, जो कि ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। देन आपको जाना है कंटेंट सेक्शन पे, जहां पे की यूनिट वाइज सेपरेट फोल्डर्स आपको मिलेंगे एंड इसमें सारा सिलेबस हमने कवर किया है। साथ ही पेपर 1 का कंप्लीट कोर्स भी हम आपको यहाँ पे फ्री प्रोवाइड कराते हैं, वो भी आपको मिल जाएगा बिल्कुल अपडेटेड सिलेबस। तो जरूर इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर या फिर आप मुझे कॉमेंट करके भी क्वेरी ले सकते हो। स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर, जिसमें हम बात करने वाले हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। तो देखो स्टूडेंट्स, सीपीयू शेड्यूलिंग जो होती है, इसका ही एक पार्ट है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ठीक है, तो सीपीयू शेड्यूलिंग पहले हम फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। इसमें बोला गया है सीपीयू शेड्यूलिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग विच प्रोसेस विल ओन सीपीयू फॉर एग्जीक्यूशन व्हाइल अनदर प्रोसेस इज ऑन होल्ड। तो होता क्या है, देखिए मान लीजिए कि ये मेरा सीपीयू है एंड मेरे पास मल्टीपल प्रोसेसेस हैं। ठीक है, मुझे सीपीयू को बहुत से काम देने हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक म्यूजिक डाउनलोड करना है, एक सॉन्ग मुझे जो है ये डाउनलोड करना है, ये सॉन्ग मुझे अपलोड करना है। ठीक है, यहाँ पे मैं फेसबुक पे चला रही हूँ, यहाँ पे मैं अपना मान लीजिए लाइव सेशन भी मुझे शुरू करना है। ठीक है, तो बहुत सारे काम हैं जो कि करेगा कौन, सीपीयू। तो हम सीपीयू को एक प्रॉपर शेड्यूल बता देते हैं कि किस काम के बाद आपको कौन सा काम करना है। ऑटोमेटिकली सीपीयू शेड्यूलिंग कर देता है। एक काम अगर वो एक बार में कर रहा है, तो दूसरे काम को वो या तो बैक साइड पे रन करेगा या फिर उनको होल्ड पे रखेगा। The main task of CPU scheduling is to make sure that whenever the CPU remains idle, the operating system at least select one of the processes available in the ready queue for execution, and selection process will be carried out by CPU scheduler। ठीक है, तो ये भी जो भी processes को schedule करता है, एक क्यू में लगाता है, एक क्यू में लगाता है, तो वो सब चीजें रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, सीपीयू शेड्यूलर की। इसी के साथ स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं मेन टॉपिक की ओर, जो कि है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग। इसको हम एफ भी बोला जाता है। ठीक है, या फिर इसको हम बोल सकते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट आउट, एफ ठीक है, या फिर एग्जाम में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो। कुछ भी नाम दिया हो सकता है, ये सभी का एक ही मीनिंग है, एक ही प्रोटोकॉल है। राइट, सो एफ is the easiest and most simple CPU scheduling algorithm. In this type of algorithm, the process which requests the CPU gets the CPU allocation first। ठीक है, तो देखो इसके नाम से पता चल रहा है, पहले आओ पहले पाओ। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आप ये याद रख सकते हो। ठीक है, अब देखो होता क्या है इसमें, मान लीजिए कि ये सीपीयू है। मैंने सबसे पहले सीपीयू को रिक्वेस्ट की कि म्यूजिक को डाउनलोड करे।
उसके बाद मैंने रिक्वेस्ट की कि किसी और म्यूजिक को अपलोड करे। उसके बाद मैंने बोल दिया कि ये वीडियो को जो है वो क्रॉप करना है ऑनलाइन। ठीक है, तो ये सभी काम जो है मैंने सीपीयू को असाइन कर दिए। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिदम क्या करता है, जो काम मैंने सबसे पहले असाइन किया ये पहले उस काम को कंप्लीट करेगा, उसके बाद जा करके ये दूसरे काम की तरफ को मूव करेगा। ठीक है, अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है वो भी मैं आपको बताती हूँ। मान लीजिए म्यूजिक डाउनलोड करने में लगने हैं मुझे 10 सेकेंड्स। ठीक है, एंड वहीं इस सॉन्ग किसी सॉन्ग को अपलोड करने में मुझे लगने हैं 2 सेकेंड्स, एंड वीडियो क्रॉप करने में मुझे लगने हैं 5 सेकेंड्स। तो सीपीयू क्या करेगा, सीपीयू सबसे पहला जो काम उसको अलॉट हुआ है ये उसको सबसे पहले करेगा, चाहे फिर उसको जितना मर्जी ज्यादा समय लगना हो। ये इसका बेसिक रूल होता है। ओके, तो इसके लिए कुछ फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे जाने से पहले, जो कि है टर्न अराउंड टाइम, जिसको कि TAT के नाम से जाना जाता है। टर्न अराउंड टाइम होता है एग्जिट टाइम माइनस अराइवल टाइम, यानी कि एक प्रोसेस सीपीयू में कब एंटर हुआ एंड कब वो बाहर चला गया। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि मैं किसी बस में गई 9:01 पे, तो ये क्या था, ये मेरा अराइवल टाइम था। एंड 9:05 पे वहां से मैंने एग्जिट कर दिया, बस से मैं उतर गई, तो ये क्या हो गया, ये मेरा एग्जिट टाइम हो गया। तो ओवरऑल मैंने कितने मिनट लगाए, मैंने 4 मिनट यूज किए। दैट इज कॉल्ड टर्न अराउंड टाइम। नेक्स्ट है वेटिंग टाइम, कि किसी प्रोसेस को कितना इंतजार करना पड़ा। अब देखो जैसे कि पहला प्रोसेस जो है उसको 10 सेकेंड लगने थे। ठीक है, उसके बाद प्रोसेस बी है उसको 2 सेकेंड लगने थे, एंड प्रोसेस सी है उसको 5 सेकेंड्स लगने थे किसी काम को कंप्लीट करने में। अब यहाँ पे वेटिंग टाइम क्या है, प्रोसेस बी को कितना वेट करना पड़ा, उसको 10 सेकेंड्स इंतजार करना पड़ा। चाहे इसका काम सिर्फ 2 सेकेंड का ही था, लेकिन क्योंकि सीपीयू हमारा बिजी था, इस वजह से उसको 10 सेकेंड्स के लिए यहाँ पे इंतजार करना पड़ा। ठीक है, सो वेटिंग टाइम क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम, यानी कि ये वाला टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। सो बर्स्ट टाइम क्या होता है, ये मैं आप लोगों को एग्जाम्पल की मदद से अभी बताती हूँ। तो बढ़ते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की ओर। सो यहाँ पे आप लोग स्टूडेंट्स देख सकते हो, क्वेश्चन में हमेशा हमें प्रोसेस आईडी गिवन होती है, अराइवल टाइम यानी कि प्रोसेस कब सीपीयू को अलॉट हुआ, और यहाँ पे यूज होता है बर्स्ट टाइम, कि कितनी देर तक उसने उस सीपीयू को यूज किया। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में हम लोगों को ये चीजें प्रोवाइड की जाती है। अब इसके बाद हमें एक चीज बनानी होती है जिसको बोला जाता है गैंट चार्ट। ठीक है, वो अगर हम लोग अच्छे से बनाना सीख जाएंगे तो बहुत इजीली हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखो, तो उसके लिए हमें क्या करना है, गैंट चार्ट बनाने के लिए आपको इस तरह से एक क्यू को ड्रॉ कर देना है। अराइवल टाइम यानी कि स्टार्टिंग टाइम, तो सबसे पहले कौन सा प्रोसेस आया, सबसे पहले प्रोसेस P3 आया, किस टाइम पे, 0 टाइम पे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 0 टाइम पे कौन सा प्रोसेस आ गया, P3 आ गया। ठीक है, उसको हम लिख देंगे 0 पे आ गया P3, इस तरह से। P3 ने कितना टाइम लगाया, P3 ने यहाँ पे 2 सेकेंड, सेकेंड मानकर चलते हैं, जनरली इसमें लिखा नहीं होता। ठीक है, सो P3 को यहाँ पे कितना समय लगा, 2 सेकेंड्स लगे। अब 0 मिनट से लेकर के, सॉरी 0 सेकेंड से लेकर के 2 सेकेंड तक के बीच में P3 ही सीपीयू को यूज कर रहा था। अब 2 सेकेंड पे कौन सा प्रोसेस आया, अब देखो 2 सेकेंड पे यहाँ पे कोई भी प्रोसेस नहीं है, सो 2 सेकेंड वाला जो है ब्लॉक हमारे पास खाली रह जाएगा। नेक्स्ट प्रोसेस कौन सा आया, नेक्स्ट प्रोसेस P1 आ गया 3 पे। ठीक है, सो 1 सेकेंड के लिए हमारा ये फ्री रह गया। 3 पे आ गया प्रोसेस P1, इसने सीपीयू को कितनी देर के लिए यूज किया, इसने सीपीयू को यूज किया 4 सेकेंड्स के लिए। तो 3 में अगर हम 4 सेकेंड्स ऐड करेंगे तो ये आ गया 7 सेकेंड तक। ठीक है, उसके बाद अराउंड 7 सेकेंड्स कौन सा प्रोसेस आया, 7 तो यहाँ पे नहीं है, तो हम डायरेक्टली क्या देखेंगे, 5, 5 और 4, यानी कि पहले कौन आया होगा, 4 वाला, यानी कि P5। ठीक है, तो 7 सेकेंड्स पे आ गया P5, कितनी देर के लिए, ये आ गया था यहाँ पे 3 सेकेंड्स के लिए, यानी कि इसका कंप्लीशन टाइम हो गया 10। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो अराइवल टाइम इसका भी 5 है, अराइवल टाइम इसका भी 5 है।
ये है इस क्वेश्चन का मेजर फोकस रखने वाला सेक्शन। अब देखो प्रोसेस P2 एंड प्रोसेस P4 दोनों का अराइवल टाइम 5 है, लेकिन हम पहले किसको लिखेंगे क्यू में? पहले हम लिखेंगे P2 को। क्यों लिखेंगे? क्योंकि हमारे प्रोसेस का नाम ही है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। चाहे दोनों एक साथ आए हैं, लेकिन पहले जिसको यहाँ पे सीपीयू अलॉट होगा वो हम इधर लिखेंगे। तो पहले लिख देंगे कौन सा? प्रोसेस P2। कितने सेकंड्स के लिए आया ये? 3 सेकंड्स के लिए, तो इधर आ जाएगा 13। उसके बाद आ गया प्रोसेस P4, कितने सेकंड्स के लिए? सिर्फ 1 सेकंड के लिए, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 14। तो ये जो है ये बन गया हमारा गैंट चार्ट। ओके, सो आई होप यहाँ तक आप लोग बिल्कुल क्लियरली समझ चुके हो। अगर स्टूडेंट्स आपको ये समझ आ गया तो आगे आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है हमें? अब ये जो फॉर्मूला मैंने आपको बताए थे, टर्न अराउंड टाइम इज इक्वल्स टू एग्जिट टाइम माइनस अराइवल टाइम और वेटिंग टाइम इज इक्वल्स टू टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, ये अब आपको याद रखने हैं। ठीक है, सो इस प्रोसेस में बर्स्ट टाइम तक तो हमने देख लिया। इसके बाद हमें क्या करना है? इसी टेबल को अब हम एक्सटेंड करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, कैसे करेंगे? मान लीजिए इसको हम लिखते हैं प्रोसेस आईडी 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, उसके बाद हमने क्या लिख दिया? अराइवल टाइम यहाँ पे गिवन था, उसके बाद हमने लिख दिया एग्जिट टाइम। ओके, सो किस प्रोसेस ने किस समय पे एग्जिट किया ये जानना भी अब हमें इंपॉर्टेंट है, तो वो भी हमें गैंट चार्ट से ही पता चलता है। सो इस चार्ट में जब हम देखेंगे तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले अगर हम प्रोसेस P1 की बात करें, ठीक है, प्रोसेस P1 का एग्जिट टाइम यानी कि प्रोसेस P1 का कंप्लीशन टाइम क्या है? इसमें देखो प्रोसेस P1 कब कंप्लीट हो गया? P1 के बाद ये जो नीचे वाला नंबर होगा ये आपने लिखना है। ठीक है, सो इसका एग्जिट टाइम है 7। उसके बाद प्रोसेस P2 का एग्जिट टाइम इसके बाद वाला है, यानी कि इसका एग्जिट टाइम है 13। ठीक है, देन आता है प्रोसेस P3, इसका एग्जिट टाइम है 2। P4 का एग्जिट टाइम है 14 एंड P5 का एग्जिट टाइम है 10। ठीक है, सो ये थी एग्जिट टाइम की बात। उसके बाद फिर अगला है हमें फाइंड आउट करना टर्न अराउंड टाइम। सो टर्न अराउंड टाइम मैंने आपको क्या बताया था? एग्जिट टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो एग्जिट टाइम यानी कि 7 में से हमें अराइवल टाइम यानी कि 3 को माइनस करना है, तो इसका ये आ जाएगा 4। ठीक है, दूसरा हमें क्या करना है? 13 माइनस 5, ये आ जाएगा 8। नेक्स्ट हमें देखना है 2 माइनस 0 दैट इज 2। नेक्स्ट है 14 माइनस 5 दैट इज 9 एंड 10 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 6, ये आ गया टर्न अराउंड टाइम। ठीक है, उसके बाद हमें पता होना चाहिए वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम, ठीक है, यानी कि एक प्रोसेस ने एग्जीक्यूट होने के लिए कितना इंतजार किया। सो वेटिंग टाइम मैंने क्या बताया था? टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। सो 4 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट में देखेंगे 8 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 5। नेक्स्ट है 2 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट इज 9 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 8। नेक्स्ट इज 6 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास वेटिंग टाइम। तो फॉर्मूला मैंने आपको बता दिए थे। अब एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये होता है कि हमें फाइंड आउट करना है एवरेज टर्न अराउंड टाइम। तो एवरेज टर्न अराउंड टाइम क्या होगा? इन सभी का सम डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि ये कितनी प्रोसेसेस हैं? 5 प्रोसेसेस हैं। तो हम क्या करेंगे? 4 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 9 प्लस 6, जो कि आ जाता है लगभग लगभग 29 डिवाइडेड बाय 5। सो आंसर आ जाएगा 5.8 यूनिट। तो ये आ गया एवरेज टर्न अराउंड टाइम। एंड नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करने के लिए पूछा जा सकता है एवरेज वेटिंग टाइम। तो एवरेज वेटिंग टाइम क्या होता है? 0 प्लस 5 प्लस 0 प्लस 8 प्लस 3। ठीक है, सो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 5, टोटल प्रोसेसेस हैं, तो आंसर आ जाएगा 3.2 यूनिट्स। ठीक है, सो इस तरह से स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हो, इधर भी मैंने ये प्रॉपर तरीके से आपको बताया है। जो चीजें हमने यहाँ पे एक्सप्लेन की एज इट इज वही ये चीजें हैं। तो आई होप आप लोगों को अभी क्लियर हो चुका है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम कैसे काम करता है। स्पेशली इस एग्जांपल से आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अभी भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व से रिलेटेड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेकर के आने वाली हूँ।
तो कोई डाउट है तो अभी इस वीडियो में ही आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल